जस्ट गॉट रियल। कल की मूवी को लेकर इतने महीनों से जो हाइप और वो एंटीसिपेशन थी ना, दैट केम आउट टू बी मोर देन वी एक्सपेक्टेड। इतनी सारी चीजें उन्होंने मूवी में दिखा दी और इतनी सारी चीजें नहीं भी दिखाई, उन सबको लेकर बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले इस वीडियो में हम भर भर के स्पॉयलर्स पे बात करने वाले हैं और उसको लेकर कुछ एक्सप्लेनेशंस और एक्चुअल पुराणों से और महाभारत से उसका क्या कनेक्शन है उस पर भी बात करेंगे। तो इन केस अगर तुमने मूवी नहीं देखी, क्या कर रहे हो भाई, जाओ जाकर देख के आओ, बहुत ही ऑसम लेवल की मूवी है। और वीडियो में एंटर करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी, जो जरूर लगेगी, तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और YouTube भी वीडियो को बहुत सारे लोगों को आगे रेकमेंड करती है, जिससे उन लोगों को भी हमारे पुराण और इतिहास के बारे में सारी चीजें पता चल सके। और अगर चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम मूवीज और सीरीज को लेकर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम भले ही कल्कि 2898 AD है, बट मूवी में किसी भी कैरेक्टर को कल्कि या फिर कली के नाम से एड्रेस नहीं किया गया है। और मूवी की बेस्ट बात मुझे यही लगी, उन लोगों ने अभी से ही कोई कैरेक्टर को एक विलेन या फिर किसी पौराणिक कैरेक्टर से लिंकअप नहीं किया है, उसको आगे के पार्ट के लिए छोड़ रखा है। जैसे कि कमल हसन का कैरेक्टर यानी कि सुप्रीम यास्किन, ये कैरेक्टर कहाँ से आया, कैसे यहाँ पर आकर इस हालत में अभी रह रहा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। आउट ऑफ नोवेयर मूवी स्टार्ट होती है और हमें काशी और वो कॉम्प्लेक्स का आइडिया दिया जाता है, जहाँ पर कमल हसन का कैरेक्टर और उनके जनरल्स रहते हैं। भले ही इन लोगों ने सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर को लेकर कुछ ज्यादा नहीं बताया, बट इसका एक मोटिवेशन, इसका इंटेंशन हमें क्लियर होता है मूवी से। जब वो साइंटिस्ट उसे मारने की कोशिश करता है, जो कि वो कर नहीं पाता, तब यास्किन का कैरेक्टर हमें बताता है कि वो चाहता है इस दुनिया को अपने कंट्रोल में करना। और जब साइंटिस्ट मरने से पहले कहता है कि वो अच्छाई के लिए यास्किन को मारना चाहता है ताकि दुनिया को उससे छुटकारा मिल सके, तो यास्किन का कैरेक्टर भी रिप्लाई देता है कि जो इंसानों ने किया है क्या वो अच्छा है? इतना सारा पॉल्यूशन, इतना सारा क्लाइमेट चेंज जो अभी भी हो रहा है, उसके लिए तो ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल है। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है ना, भले ही इसे फ्रील और वीक दिखाया गया है मूवी में, बट के इर्द गिर्द जो बॉल्स घूमते हैं ना स्पेस में, वो ही सारा काम कर देते हैं। और मूवी में तो ये अपनी आंसू की एक बूंद लेकर साइंटिस्ट के मुंह में डालता है और वो वहीं पर खत्म। कितना ज्यादा टॉक्सिक है यार ये बंदा। एक चीज और भी हमें क्लियर नहीं होती मूवी में कि प्रोजेक्ट के क्या है। वो साइंटिस्ट पूछता तो है, बट उसको उसका आंसर मिलने से पहले ही वो गेम ओवर। इसका एक हिंट तो हमें मूवी में मिलता है कि बहुत सारे फर्टाइल वुमेन को इस कॉम्प्लेक्स में आकर रखते हैं ये लोग और उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट मतलब उनको इम्प्रेग्नेट किया जाता है। अब मूवी में ये नहीं बताया कि यास्किन का कैरेक्टर ही इनको इम्प्रेग्नेट करता है, बट हाँ, इनको प्रेग्नेंट किया जाता है और उनके वूम में जो बच्चा होता है उनसे एक सीरम निकाला जाता है। और ये सीरम यास्किन का कैरेक्टर चाहता है ताकि वो फिर से अपनी पावर हासिल कर सके। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी औरत इस प्रेगनेंसी को 100 डेज से ऊपर कंटिन्यू ही नहीं कर पाती। इसके दो रीजन हो सकते हैं कि जिस चीज से इनको इम्प्रेग्नेट किया जाता है वो इतना पावरफुल है कि औरतें इसे नर्चर ही नहीं कर सकती अपने वूम में इतनी देर तक। या फिर इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में औरतों की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, जो कि हम अभी भी देख सकते हैं कि पहले जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी थी ह्यूमंस में, वो धीरे धीरे अभी कम होती जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ या फिर चेकअप्स या फिर IVF जैसे प्रोसीड्यूर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब इससे पता चलता है कि नागाश्विन ने कितना ज्यादा रिसर्च किया है। अब जिन लोगों पे प्रेगनेंसी कुछ हद तक काम कर जाती है, उन लोगों को व्हाइट कपड़ा पहनकर एक चेम्बर में रखा जाता है, उनको अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। बट जिन लोगों के ऊपर ये काम नहीं करता, उनको ब्लैक कपड़ा पहना के इनका ही ख्याल रखने को कहा जाता है, मतलब नर्स टाइप। वैसे ही दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर यानी कि सम 80 एक नर्स है यहाँ पर। ये उन प्रेग्नेंट औरतों को फूड सप्लाईज देती है, बट वहां से ही हमें पता चलता है कि ये कुछ खाना अपने लिए भी बचा लेती है, क्योंकि वो खुद भी प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स यानी कि 150 डेज। तो जब सम 80 यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पकड़ी जाती है और उसे भी उस मशीन में डाला जाता है। तब मुझे लग रहा था कि भाई कोई तो आकर बचा लो इसे, बट नहीं, वो लोग उसके पेट में भी वो मशीन डाल देते हैं और वहां से सीरम निकाल लेते हैं, बस एक ड्रॉप। उसके बाद ही मशीन खराब हो जाती है और वो वहां से भागती है किसी तरीके से। इसके बाद सम 80 यानी कि सुमति के कैरेक्टर से मीटअप होता है हमारे अश्वत्थामा का। अब मूवी के इंट्रो में अश्वत्थामा को एक बहुत ही ओपी सीन दिया गया है महाभारत का हमारे कृष्ण भगवान के साथ। यहाँ पर में कुरुक्षेत्र का एंड सीन दिखाया जाता है और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और उसके माथे से मणि निकाल लेते हैं। ये भी बताते हैं कि जब उनका अवतार लेने का टाइम आएगा, तब वो मणि अपने आप अश्वत्थामा को ढूंढ लेगी। यहाँ पर महाभारत का ज्ञान थोड़ा दे दूं तो ओरिजिनल महाभारत में इससे कुछ डिफरेंट सीन ही हुआ था। सारे पांडव श्री कृष्ण के साथ मिलके गए थे अश्वत्थामा से मणि लेने के लिए, वो भी व्यास देव के आश्रम में।
तभी अश्वत्थामा पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। उसके डिफेंस में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। व्यासदेव बीच में आकर ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं और फिर दोनों को वापस लेने को बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल है उससे पूरी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो सकती है। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लॉन्च करने की और उसे वापस लेने की दोनों मंत्र याद थे, बट अश्वत्थामा को वो चलानी तो आती थी, बट वापस लेने की जो विद्या थी उसे पता नहीं थी। सो दो अर्जुन टुक बैक द ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा उसे छोड़ देता है उत्तरा की गर्भ में। और फिर जब श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं तो फिर वो अपने माथे से खुद ही मणि निकालकर उनको दे देता है। अब ये सारी बातें मैंने इन डिटेल अपने अश्वत्थामा वाले वीडियो में पहले बोल रखी है, तो वो तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी या फिर आई बटन पे भी फ्लैश हो रही होगी। तो फिर अश्वत्थामा का अल्टीमेट गोल बन जाता है सुमति की किसी भी हालत में रक्षा करना और कल्कि को इस दुनिया में आने में हेल्प करना। बट इतना आसान कहाँ होने वाला है। प्रभास का कैरेक्टर यानी कि भैरवा वहीं पर एंट्री मारता है सुमति के कैरेक्टर को एब्डक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई इसका एक ही मकसद है, कॉम्प्लेक्स में जाना, और उसके लिए चाहिए यूनिट्स, जो कि अगर सुमति को एब्डक्ट कर ले तो उसके ऊपर शायद 5 मिलियन या ऐसा ही कुछ बाउंटी रखा था, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट। अब ये भैरवा का कैरेक्टर ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको इन्होंने बहुत ही अच्छा यूज किया है मूवी में। पहले तो हमें ऐसा दिखाया जाता है कि भैरवा काल भैरव से रिलेटेड है। ये काल भैरव शिव जी का ही एक दूसरा रूप होता है जो कि काशी का प्रोटेक्टर भी माना जाता है। मूवी में भी हमें ये बताया जाता है और भैरवा को उससे ही कुछ हद तक रिलेट किया जाता है। तो पहली बार जब अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में वो फाइट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा औसम थी, उसमें भैरवा हार जाता है बुरी तरह से और उसके बाद वो चलाता है अपना मास्टर प्लान। वो बहुत ही दुख में जाने का नाटक करता है और ये सब छोड़ देने की बात करता है। तो फिर वो शंबाला का जो लड़का था तो वो कहता है कि मेरे साथ शंबाला चलो, वहां पर एक नई लाइफ स्टार्ट करो, ये सब छोड़ दो, हमारे साथ काम करो, रेबल बनो, दुनिया को बचाओ। और भैरवा भी अच्छे बच्चे की तरह वो सब मान जाता है। बट जब वो लोग एंटर करते हैं शंबाला में, उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। अपने आप को अश्वत्थामा जैसा डिस्गाइज करके भैरवा ट्राइज टू टेक सुमति आउट ऑफ शंबाला, बट तभी एंट्री हो जाती है असली अश्वत्थामा की और दोनों के बीच स्टार्ट हो जाती है एपिक फाइट। तो फिर क्या, फिर से डिशुम डिशुम, और यहाँ पर भी अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही जीत जाता है। सोच सकते हो कितना पावरफुल है ये अश्वत्थामा का कैरेक्टर। उसी वक्त जनरल मानस भी अपनी आर्मी को लेकर शंबाला पर अटैक कर देते हैं। सुमति को ऑलमोस्ट किडनैप कर लेते हैं। वो शिप से गिर रही होती है और फिर हमें भैरवा का वो चेंज देखने को मिलता है। वो जंप मारता है और वहां पर सुमति के कैरेक्टर को सेव कर लेता है। अब यहाँ पर मुझे लगा था कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर अब भैरवा के ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, बट वहीं पर वो एक ऐसा मुक्का मारता है कि भैरवा उसके बाद फुल नॉकआउट, वन पंच मैन। तो फिर क्या, जनरल मानस अश्वत्थामा को कैप्चर कर लेते हैं, दीपिका को लेकर जा ही रहे होते हैं और तब टर्निंग पॉइंट आता है। वो आखिरी वाली हरी पत्ती आकर गिरती है अश्वत्थामा की लाठी पे, जो आकर गिरती है प्रभास के हाथ में, और फिर क्या, गॉड मोड एक्टिवेटेड। अब ये लाठी के बारे में हमें पहले भी अश्वत्थामा के कैरेक्टर ने बताया था, जब राया ने उससे वो पूछा था कि तुम्हारी वाली बैटल कैसी थी, वहां पर कैसे कैसे योद्धा थे। तब हमें पता चलता है कि ये जो लाठी है या फिर स्टाफ है, यह है कर्ण का वेपन, विजय धनुष। अब विजय धनुष पे थोड़ी महाभारत की ज्ञान दे दे तो ये कर्ण का वेपन था जो ओरिजिनली विश्वकर्मा ने बनाया था शिव जी के लिए। जब तारकासुर के 3 पुत्र 3 नगरी बनाते हैं जिनको त्रिपुर भी कहा जाता था, उनको डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। तो शिव जी को जाकर सारे देवता मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तीनों नगरी एक ही लाइन में आएगी, जो कि कई हजारों वर्षों में एक बार होती है, तब एक ही तीर से उस 3 नगरी को भेदना होगा, मतलब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वो किसी आम वेपन से तो हो नहीं सकती। तब ये विजय धनुष बनाया था विश्वकर्मा ने। अब शिव जी ने इस बो का यूज किया त्रिपुर का नाश करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। इसके बाद ये धनुष जाता है परशुराम के पास, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय मुक्त किया था इससे। और उसके बाद जब कर्ण परशुराम के पास शिक्षा लेने आता है, जो कि एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और परशुराम का प्रिय भी था, तो परशुराम ये विजय धनुष कर्ण को देते हैं। अब महाभारत में हमें ये भी बताया जाता है कि अभ्यास करते वक्त कर्ण से गलती से एक तीर चल गया था इस विजय धनुष से ही, जिसकी वजह से एक गाय मर गई थी। उसके बाद कर्ण ने इस धनुष को कभी यूज नहीं किया था अंटिल द 17th डे ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर, जहाँ पर कर्ण और अर्जुन एकदम आमने सामने आए। उसमें लाइफ और डेथ वाला सिचुएशन आ गया था, तो इसीलिए कर्ण ने विजय धनुष को उठाया। अब ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली है। इसका जो स्ट्रिंग है ये अनब्रेकेबल है। इसे किसी भी अस्त्र यानी कि पाशुपत अस्त्र, जो कि शिव जी का अस्त्र है, उससे भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो भी इस धनुष को उठाएगा उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसीलिए इसका नाम विजय है, द अनडिफीटेड। इस धनुष का जो स्ट्रिंग होता है ना, उसे जब पुल करके छोड़ा जाता है तो एक थंडर क्लैप
यानी कि बिजली कड़कने की आवाज आती है, तो सामने वाला जो एनिमी होता है वो उसकी आवाज सुन के ही डर जाता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, इसके बारे में महाभारत में डिटेल में बताया गया है। तो ये था कर्ण का वेपन विजय धनुष। अब इसे मूवी में क्यों एक लाठी जैसा दिखाया गया है इसके बारे में तो बात नहीं किया गया है, शायद ये फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब ये फुल्ली एक्टिवेट होगा तब यह किसी धनुष का रूप ले लेगा। अब इसकी पावर कितनी ज्यादा है ये तो हमें मूवी के एंड में पता चल ही जाती है, जब प्रभास का कैरेक्टर इसे लेकर एक जंप में शिप को तोड़ते हुए जनरल मानस को जमीन में गाड़ देता है। बट हाँ, फिर बुज्जी के वॉइस से उसका कॉन्शियसनेस फिर से वापस आ जाता है और वो फिर से भैरवा बन जाता है। तो इसी मौके को इस्तेमाल करके वो सुमति को लेकर भाग जाता है। अश्वत्थामा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है बट ही फेल्ड, और वहीं पर हमें दिखता है मोस्ट एपिक सीन ऑफ द मूवी, वो महाभारत का फ्लैशबैक। और यहाँ पर कर्ण को वैकर्तन नाम से बुलाता है अश्वत्थामा, जो महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है। वैकर्तन नाम का मतलब जो अंधकार को काटता है, यानी कि सूर्य देव का पुत्र। मूवी में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सीन देखने को मिलता है जब कर्ण एक ही बाण से अर्जुन के रथ को 2 स्टेप पीछे ले जाता है, और वहीं पर अर्जुन, जो कि विजय देवराकोंडा ने प्ले किया है यहाँ पर, वो कर्ण की रथ को 10-8 कदम पीछे ले जाते हैं। जब कृष्ण से अर्जुन ये कहता है कि देखा मैंने उसके रथ को कितने पीछे ढकेल दिया, भले ही वो मेरे रथ को 2 स्टेप पीछे ले जाता है, तो तब श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारा रथ तुम्हें अग्निदेव से मिला है, तुम्हारी ध्वज पर श्री हनुमान बैठे हैं और तुम्हारे साथ मैं हूँ, तीनों लोकों का स्वामी। तो इस रथ को 2 कदम पीछे ढकेलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें पता भी है। वही कर्ण का रथ तो एक मामूली सा रथ है जिसे 8-10 कदम पीछे ले जाना कंपैरेटिवली इजी है। तो अर्जुन के सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। यहाँ पर अर्जुन का जो धनुष है ना, उसका नाम है गांडीव, जो मूवी के एंड में यास्किन के कैरेक्टर को मिल जाता है और वो उसे उठा लेता है। वही कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन उसे छू भी नहीं सकता, उठाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो यहीं पर फिर से महाभारत का ज्ञान थोड़ा सा दे दे तो गांडीव होता है अर्जुन का धनुष, जो कि ओरिजिनली ब्रह्मदेव का बना हुआ होता है। ये धनुष विजय धनुष से भी बहुत पुराना है, क्योंकि इसे पहले से ही असुरों को हराने में यूज किया जाता था। इसमें हमें 2 कर्व्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 108 स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, तो उसे एक साथ पुल करना भी किसी योद्धा के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी आम वॉरियर इसे नहीं कर सकता। इस धनुष पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये इतना चमकता है कि सामने वाला योद्धा थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है। ये धनुष पहले ब्रह्मा के पास था, फिर वो प्रजापति दक्ष को देते हैं, फिर वो आती है इंद्र के पास, जिन्होंने बहुत सारे असुरों का संहार किया है इससे, और उसके बाद फाइनली ये आता है वरुण देव के हाथ में। अब महाभारत में जब खांडव वन दहन करने के लिए अग्निदेव अर्जुन और श्री कृष्ण के पास आते हैं, तब अग्निदेव ये गांडीव धनुष और एक अक्षय तुनीर, मतलब एक क्विवर जो पीछे लगी होती है ना, जहाँ पर तीर रखते हैं, अक्षय तुनीर जिसकी तीर कभी खत्म नहीं होती, वो अर्जुन को देते हैं। तो ये गांडीव धनुष भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। महाभारत के एंड में जब पांडव महाप्रस्थान की पथ पे जाते हैं तो अर्जुन इसे वापस वरुण देव को लौटा देते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि ये जमीन पे कहीं गड़ी हुई थी, जिसे यास्किन के आर्मी जमीन से खोद के निकालते हैं। मूवी तो महाभारत के सीन पे एंड हो जाती है, बट उसके बाद आती है एक मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पर यास्किन के आर्मी का जनरल लेकर आता है वो सीरम जो उन्होंने दीपिका की वूम से निकाला था, और जब कमल हसन का कैरेक्टर यानी कि यास्किन उसे अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो वापस से शक्तिशाली बन जाता है। मतलब एक बूंद से उसके 6 पैक एब्स आ जाते हैं। मतलब लिटरली स्टेरॉइड का बाप है ये। उसके पीछे जो बॉल्स फ्लोट कर रहे होते हैं वो उसके हाथ बन जाता है, और अब इसके पास 6 हाथ है टोटल। वो गांडीव को लेता है और उसे ऊपर उठाता है, और जब आर्मी का जनरल यास्किन से कहता है कि मैं सुमति को पकड़कर आपके पास लेकर आऊंगा, तब यास्किन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अब इसे कर लूंगा। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि यास्किन का कैरेक्टर जब फेस टू फेस आता है भैरवा से, यानी कि गांडीव और विजय धनुष जब आपस में टकराते हैं तो क्या होगा। अब नाग अश्विन ने इसे कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स कहा है, ना कि कल की पार्ट 1, जो कि समझ में आता भी है। तो मुझे लगता है इसके बाद यहाँ पर बाकी चिरंजीवियों का भी एक कैमियो देखने को हमें मिलेगा। तो कैमियो ना होकर एक्सटेंडेड रोल भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कली और कल्कि का जो फाइनल बैटल होगा वहाँ पर बाकी चिरंजीवियों का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। यानी कि बाकी जो चिरंजीवियां है जैसे कि हनुमान, परशुराम, बलि, कृपाचार्य, विभीषण, इनका भी मूवी हमें आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल्कि की स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले इन सारे कैरेक्टर्स को जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए शायद नाग अश्विन ने इसे कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम दिया है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स टेक पार्ट करेंगे। तो यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर। मैंने कल की मूवी 2 बार ऑलरेडी देख ली है और इसके बाद फिर से रीवॉच करने का प्लान है। तो अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर तुम्हें महाभारत से लेकर कोई नई थ्योरी पता है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना।
ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और ऐसे ही वीडियोस आगे चाहिए या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। तो कमल हसन का कैरेक्टर ना बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और मुझे लगता है कि ये आगे जाकर धीरे धीरे कली में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि अब इसके अंदर भी दैवीय शक्तियां आ गई है। वो सीरम की जो एक ड्रॉप उसने ली थी ना, उससे ही तबाही मचा देगा ये कैरेक्टर।